मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और लग्जरी कार कंपनीज में से एक है, जिसकी कीमत आज लगभग $80 बिलियन है और आज यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली महंगी कारों में से एक है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब इंजीनियर के साथ, जिसने अपनी पहली हॉर्सलेस कैरियज बनाने की कोशिश में कई मुसीबतों और नाकामियों का सामना किया। इतने चैलेंजेस के बावजूद उसने सबको गलत साबित किया और 19वीं सदी के अंत में अपने छोटे से वेंचर को दुनिया की पहली और सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में बदल दिया। लेकिन रुको, हमारी ये प्रेरणा भरी कहानी अचानक से एक अंधेरे रास्ते की ओर चल पड़ती है, जब यह कंपनी नाजी सेना को मिलिट्री व्हीकल्स उपलब्ध कराने के लिए मजदूरों का शोषण करके मुनाफा कमाने लगी। तो आराम से बैठिए और रिलैक्स करिए, क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं मर्सिडीज बेंज की कारों को जीवन देने वाले और फादर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से जाने जाने वाले कार्ल बेंज की अद्भुत कहानी के सफर पर। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के मलबर्ग शहर में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो अपने परिवार के लिए मुश्किल से पैसे कमाते थे। लेकिन जब कार्ल 2 साल का हो गया तब उसके पिता का निधन हो गया, जिससे कि वो और उसकी माँ फाइनेंशियल परेशानियों में फंस गए। कार्ल का बचपन आसान नहीं था, लेकिन गरीबी में रहकर और भूखे पेट सोने के बावजूद उसकी माँ ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया, जिसकी वजह से कार्ल को स्कूल जाने का मौका मिला। जब कार्ल 15 साल का था तब उसने कार्लसरूहे पॉलिटेक्निकल स्कूल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए प्रवेश परीक्षा दी, जहां उसकी मुलाकात फर्डिनेंड रेटनबैकर नाम के एक टीचर से हुई। उनकी टीचिंग्स के दौरान बेंज का इंटरेस्ट हॉर्सलेस कैरियजेस में सच में बढ़ने लगा और कार्ल ने नोटिस किया कि ज्यादातर वाहन स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। प्रोफेसर रेटनबैकर के मार्गदर्शन में वह जल्द ही समझ गया कि एक पूरे नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तब उन्होंने अपना खुद का वेंचर शुरू कर दिया। 1871 में 27 साल की उम्र में कार्ल ने एक मैकेनिक ऑगस्ट रिटर के साथ पार्टनरशिप की और साथ में उन्होंने मैनहाइम में एक आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप की शुरुआत की। और जब उनके टूल्स लोकल अथॉरिटीज के द्वारा जब्त हो गए तो उनकी कंपनी का पहला साल बहुत ही मुश्किल से गुजरा। लेकिन भगवान की कृपा से कार्ल की मुलाकात बर्था रेंजर नाम की एक महिला से हुई, जो कुछ साल बाद उनकी पत्नी बनने वाली थी। बर्था एक अमीर परिवार से थी और मजबूत मूल्यों वाली महिला थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कार्ल के बिजनेस पार्टनर के कारण कार्ल के प्रयास बेकार जा रहे थे और इसलिए उसने अपनी डाउरी का इस्तेमाल करके रिटर की पूरी कंपनी ही खरीद ली, जिससे कार्ल और बर्था को बिजनेस में पूरा कंट्रोल मिल गया। इस दौरान कार्ल ने अपना असली जीनियस दिखाया और अपने साइड एक्सपेरिमेंट्स में बड़े डेवलपमेंट्स और ब्रेक थ्रूज किए, लेकिन व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा था जैसा कि उन्होंने सोचा था। कार्ल के वेंचर की उत्पादन लागत इतनी बढ़ गई कि उसे दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ना पड़ा और अंत में कार्ल के पास सिर्फ उसके कंपनी के शेयर्स के 50% ही बचे। और इससे बुरा तब हुआ जब कंपनी नए उत्पादन डिजाइन करने में उसके विचारों को नजरअंदाज करने लगी। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण कार्ल ने अपना सामान पैक किया और अगले ही साल कंपनी को छोड़ दिया। अपनी कंपनी को छोड़कर आना कार्ल के लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन निराशा ने उसे और भी आत्मसमर्पित बना दिया। बाइसाइकिल्स को लेकर उसके शौक ने उसे मैक्स रोज और फ्राइडराइच विल्हेल्म से मिलाया, जो मैनहाइम में एक साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। मिलकर उन्होंने बेंज एंड सी नाम की कंपनी की शुरुआत की और साथ ही 25 लोगों की एक टीम भी तैयार हो गई। मोटर को एक कैरियज में जोड़ने की बजाय कार्ल ने मोटर के आसपास कैरियज बनाया। इस तरह से 1885 में बेंज ने एक मोटर वैगन को पेटेंट कराया, जो कि 2 सीटर व्हीकल था और 3 वायर व्हील से बना था, जो मिलकर एक ट्राईसाइकिल बनाते थे, जिसमें एक गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर से संचालित एक सिलेंडर इंजन था और वो लगभग 7 माइल्स पर आवर की गति से चल सकता था। बेंज को पता था कि यह कुछ महत्वपूर्ण है। वह अपनी वंडर कार को 1886 की गर्मियों में पब्लिक के सामने लाया। कुछ लोगों ने उसके वाहन की सराहना की, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में शंका थी कि उसकी यह ट्राईसाइकिल ब्लास्ट ना हो जाए। कार्ल के बिजनेस पार्टनर्स भी खुश नहीं थे। वह लोग आर्ग्यूमेंट करते थे कि क्यों कोई भी ऐसी मशीन खरीदेगा जो घोड़े से ज्यादा तेज नहीं है, आसानी से खराब हो सकती है और फ्यूल भी खत्म हो सकता हो। लेकिन फिर भी कार्ल बेंज को यकीन था कि उसका हॉर्सलेस कैरियज ही फ्यूचर है और 1888 में कार्स को बेचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया और इस तरह वह ऐसा करने वाले दुनिया में पहले व्यक्ति बने। लेकिन इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी लोग कार्ल का विजन नहीं समझ पाए। दूसरी तरफ कुछ लोग कार्स खरीदते थे, लेकिन उनको सिर्फ छोटी दूरी तय करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते थे और उसके लिए उनके साथ हमेशा एक मैकेनिक होना भी जरूरी था। इसके अलावा यह बहुत महंगी थी, जिस कारण सिर्फ अमीर और एलिट लोग ही उसे खरीद पाते थे। इसके साथ एक चीज तो क्लियर थी कि कार्ल को दुनिया को कन्विंस करना इतना आसान तो
तो नहीं होने वाला था। एक दिन 1888 की गर्मियों में बर्था बेंज बहुत जल्दी उठकर कार्ल की कार को लेकर ऑटोमोबाइल इतिहास की बेहद इंपॉर्टेंट यात्रा पर निकल जाती हैं। वह अपने दोनों बेटों के साथ अपनी मां से मिलने फोर्जाइम जा रही थी, जो मैनहाइम से 66 माइल्स दूर था। तब के समय में किसी ने भी ऐसी कोई कार या मोटराइज्ड व्हीकल से इतनी लंबी यात्रा तय नहीं की थी, लेकिन वह अपने दृढ़ संकल्प से बेंज के इन्वेंशन की अहमियत को साबित करने के लिए तैयार थी। लेकिन उनकी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बर्था ने रास्ते में कई मुश्किलों का सामना किया, जैसे कि धूल और पत्थर से बने रास्ते जो सिर्फ घोड़ों के लिए बनाए गए थे, और गैस भरवाने के लिए एक फार्मेसी पर रुकना पड़ा और कुछ मैकेनिकल रिपेयर्स भी करने पड़े। 66 माइल्स की यात्रा को पूरा करने में बर्था को 12 घंटों का समय लग गया, लेकिन अंत में सुरक्षित तरीके से फोर्जाइम पहुंच गए। इससे बेंज मोटर वैगन शहर के लोगों के बीच काफी चर्चा में आया और कार्ल के व्यापार को बड़ी प्रशंसा मिली। जल्द ही बेंज एंड सी ने तेजी से विस्तार किया। उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स की सलाह पर 1893 में मार्केट में आने वाली अपनी नई और बेहतर कार का डिजाइन तैयार किया और उसको मैन्युफैक्चर किया। इस कार को उन्होंने बेंज विक्टोरिया नाम दिया, जो 11 माइल्स पर हावर तक पहुंच सकता था, जिसकी वजह से यह कार जल्दी बिक गई। लेकिन इसके बाद आने वाली थी सस्ती और बेहतरीन डिजाइन के साथ बेंज वेलो, जिसने बाद में असली नाम कमाया। इसकी लगभग 1200 यूनिट्स बनाई गई और बेंज वेलो दुनिया की पहली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कार बन गई। और इसी के साथ बेंज एंड सी 1890 और अर्ली 1900s में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। लेकिन जब बेंज कंपनी अपनी नई सफलता का आनंद ले रही थी, तब एक दूसरी कंपनी के द्वारा कंपटीशन मिलने लगा, जो कुछ ही दूरी पर स्थित थी, और उसका नाम था डेमलर मोटरिंग गेशेल्सॉफ्ट। डेमलर मोटरिंग गेशेल्सॉफ्ट का संचालन गॉटलिब डेमलर और विल्हेल्म मेबेक नाम के दो शख्स मिलकर करते थे। दोनों ही शानदार इंजीनियर्स थे, लेकिन खासकर गॉटलिब डेमलर, जो एक बहुत कॉम्पिटिटिव व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। मार्केट में पहली डेमलर कार व्यापारिक रूप से 1892 में आई और 1897 में उन्होंने अपना पहला फ्रंट इंजन मॉडल डेमलर फीनिक्स इंट्रोड्यूस किया। यह साफ दिख रहा था कि डेमलर कंपनी बेंज को टक्कर दे रही थी, क्योंकि उनके व्हीकल्स पब्लिक के लिए अधिक आकर्षक और सुविधाजनक थे। बदकिस्मती से सन 1900 में मिस्टर डेमलर का निधन हो गया, जिसके बाद मेबेक को कंपनी संभालनी पड़ी और उनके नियंत्रण में 1901 में मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर तैयार की गई। इस कार को अमीर बिजनेसमैन एमिल जेलिने की दरखास्त पर बनाया गया था, जिन्होंने अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर इस कार को नाम दिया था, और यह कार 56 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड पर जा सकती थी। इसने डेमलर कंपनी को बहुत प्रसिद्धि दी, जिससे उन्होंने फैसला किया कि उनकी सभी कारों का नाम अब से मर्सिडीज रखा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर यह नया ट्रेंड कार्ल बेंज के पार्टनर्स को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने कार्ल बेंज की मंजूरी के बिना कुछ फ्रेंच डिजाइनर्स को एक नए और तेज मॉडल को डिजाइन करने के लिए बुलाया। कार्ल बेंज इस फैसले से नाराज और परेशान थे। उन्हें ऑटो रेसिंग का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं आता था। गुस्से से भरे और निराश कार्ल ने अपनी कंपनी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिर में उसने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहने का फैसला किया। वह अपनी कारों को रेस करने की अनुमति देने के लिए मान गया और रेसिंग कॉम्पिटिशन्स जीतने से उनकी कंपनी डूबने से बच गई। 1909 में बनी 200 हॉर्स पावर की ब्लिट्जेन बेंज ने कार्ल की कंपनी को लाइमलाइट में ला दिया। इस रेस कार ने 1911 में उस समय के किसी भी प्लेन, ट्रेन या ऑटोमोबाइल के एब्सोल्यूट स्पीड रिकॉर्ड्स को तोड़ा। उस समय की कार्स डेमलर्स की कार्स को टक्कर देने लगी और दोनों कंपनीज ने आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छी बिक्री की। हालांकि यह सफलता काफी दिनों तक नहीं चली, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद देश आर्थिक मंदी से गुजरा और डेमलर और बेंज दोनों ही कंपनियों को संघर्ष करना पड़ा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दोनों ही कंपनियों ने अपने कंपटीशन को एक तरफ रखते हुए 1924 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्होंने अपने अपने नामों को बरकरार रखते हुए अपने प्रोडक्शन और मार्केटिंग एफर्ट्स को एक साथ करने पर सहमत हुए। लेकिन यह समझौता सिर्फ 2 साल तक ही टिक पाया, क्योंकि जर्मन अर्थव्यवस्था और भी खराब हो गई और दोनों कंपनीज को 1926 में पूरी तरह से मिलकर एक नई कंपनी डेमलर बेंज बनानी पड़ी। इसके बाद डेमलर बेंज के अंतर्गत उन्होंने अपनी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज के नाम से रीब्रांड किया और लेट 1920s में शानदार मॉडल्स जैसे कि मर्सिडीज बेंज टाइप 630, एसएस और एसएसके को लॉन्च किया। इन कारों को बनाने में उनका एक बेहतरीन इंजीनियर फर्डिनेंड पोर्शे ने मदद की, जिनका नाम बाद में कार इंडस्ट्री में काफी मशहूर हुआ।
कार्ल की बात करें तो वह डेमलर बेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही रहे। कंपनी के मर्जर के बाद अप्रैल 1929 में कार्ल की 84 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद कंपनी साइज और स्ट्रेंथ में लगातार बढ़ती गई और दुनिया की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कार मेकर कंपनी बन गई। लेकिन कंपनी का गोल्डन पीरियड तब आया जब 1933 में हिटलर जर्मनी में पावर में आए तो उनका एक मकसद था। उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मन कार्स का इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स में प्रदर्शन करें और इसलिए तुरंत उन्होंने डेमलर बेंज को ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में शामिल होने के लिए बड़ी सब्सिडी दी। 1934 से 1939 तक मर्सिडीज ने ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में कब्जा कर लिया और अपने W25 और W125 मॉडल्स के साथ 200 माइल्स पर आवर की तेजी से रेसेस की। इन सफलताओं ने जर्मनी को मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में पहला स्थान दिलाया। लेकिन जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब डेमलर बेंज कंपनी को एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा क्योंकि सिविल पैसेंजर कार्स की मांग कम हो गई थी। जल्द ही उन्होंने नाजी मिलिट्री के लिए सबमरीन्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाने का काम शुरू किया। उनका सबसे बड़ा व्यापार उनके मिलिट्री ट्रक्स का था जो 3 से 6.5 टन तक के सामान को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम थे। 1942 तक उन्होंने पब्लिक कार्स का उत्पादन बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि उनका सारा मुनाफा युद्ध के लिए वाहन बनाने से आने लगा और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया आर्मामेंट प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा जिसके लिए उन्हें नए स्टाफ की जरूरत पड़ने लगी क्योंकि अब उनकी पूरी वर्कफोर्स फ्रंट लाइन पर लड़ रही थी। डेमलर बेंज ने अपनी सप्लाई को बनाए रखने के लिए महिलाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया लेकिन यह डिमांड को पूरा करने के लिए काफी नहीं था और इसलिए कंपनी ने युद्ध के कैदियों, सिविलियंस और कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद लोगों को प्लांट के पास कैद किया ताकि उनसे जर्मन सरकार के दबाव में लंबे घंटों तक काम कराया जा सके। इन कैंप्स में कई लोग भुखमरी, मिसट्रीटमेंट या फिर टॉर्चर से मर गए थे और 1944 तक डेमलर बेंज के कुल 63,000 कर्मचारियों में से लगभग आधे यही मजदूर थे। 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो कंपनी को बड़ा झटका लगा। पोट्सडैम एग्रीमेंट के तहत विदेशों में सभी जर्मन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया गया जिसके कारण डेमलर बेंज ने अपनी सभी विदेशी सहायक कंपनियां और शाखाएं खो दी और उन्हें अपने देश के प्लांट्स तक ही सीमित रहना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो उनको सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ा और खुद को फिर से खड़ा करना पड़ा। डेमलर बेंज को पुनर्गठित किया गया और टॉप मैनेजमेंट को बदला गया। इन बदलावों के कारण कंपनी को 1946 में अमेरिकन ऑक्यूपेशन अथॉरिटी से प्रोडक्शन परमिट मिल गया। मर्सिडीज बेंज कंपनी ने फिर अपने 170वीं मॉडल के बेस पर एम्बुलेंस, पुलिस पेट्रोल गाड़ियां और डिलीवरी वैन्स बनाना शुरू किया। 1947 तक उन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स बनाना दोबारा शुरू कर दिया और उसी साल उन्होंने 170वीं मॉडल पर आधारित 1045 गाड़ियां बनाई और इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद डेमलर बेंज ने सिर्फ 1 साल बाद प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। 1950 में मर्सिडीज बेंज ने मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में मजबूत वापसी की और अपना प्रभाव दोबारा से कायम कर लिया। इतना कि 1954 तक कंपनी $1 बिलियन तक पहुंची। इन सभी चीजों के पीछे कार्ल बेंज का योगदान था जो अपने सिंपल बैकग्राउंड, चैलेंजेस और क्रिटिक्स के बावजूद अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत और डिटर्मिनेशन रखते थे और इसी कारण आज भी हम उनको फादर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। उनका कहना था द बेस्ट और नथिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।